आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 12th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम रहेगा लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि एक इंटरेस्टेड चैप्टर है, जो कि क्लास 11th में आपने लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ा होगा या लीनियर इनइक्वेशंस, उसी के बेस पर ये चैप्टर है। उसी के बेस पर कुछ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिसके कारण हम मैक्सिमम और मिनिमम बताते हैं क्या होता है। तो हम सब चीज़ जानेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है। अगर मैं आपसे एग्जांपल से पूछूं तो इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो जैसे मैं आपसे बोल दूं कि अगर आपके पास 50,000 रुपीज़ है, यू हैव 50,000 रुपीज़, यू हैव, ठीक है, यू हैव 50,000 रुपीज़, और आपके पास, जैसे कि आप कोई बिजनेसमैन हो, आप इस पैसे से आपके पास फ़ैन खरीदने के लिए और टेलीविज़न खरीदने के लिए है। ठीक है, मान लीजिए पैसा आपके पास, फ़ैन और टेलीविज़न खरीदने के लिए पैसा आपके पास है, और जो आपका गोडाउन है जहाँ पर आप इस सामान को रखोगे गोडाउन में, तो उस गोडाउन में आप टोटल 50 स्पेसेस हैं, यानी 50 आइटम्स रख सकते हो, 50 आइटम्स रख सकते हो। गोडाउन में उतना आपके पास जगह है। ठीक है, 50 आइटम्स का मतलब आप फैन कर दो या टेलीविजन कर दो तो वो एक एक आइटम काउंट करेंगे। तो 50 आइटम्स का मतलब टेलीविजन और फैन मिलाकर 50 टोटल रख सकते हो उस गोडाउन में अपने जगह पर। और वहाँ पर बोला क्या गया है कि जहाँ पर फैन खरीद रहे हो, फैन का दाम बताया गया आपसे 5,000 रुपये। ठीक है, और फैन का दाम आपसे मान लो 2,000 रुपीज़ बताया गया, और टेलीविजन का दाम आपको 3,000 रुपये। ठीक है, इतनी बात आपको बता दी गई। टेलीविज़न का दाम 3,000 रुपये। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि फ़ैन 2,000 रुपये का था, टेलीविज़न 3,000 रुपये का। अब आपने जब ये खरीद कर लाया, इस पूरे पैसे का यूज करके 50,000 रुपये आपने पूरा यूज कर लिया, जैसे ही आपने वो सामान खरीद के लाया तो कुछ फ़ैन खरीदे होगे, कुछ टेलीविज़न। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि प्रॉफिट सेट करते हो। जैसे आपने खरीदा तो भाई 2,000 का फ़ैन खरीदा तो 2,000 में तो बेचोगे नहीं, कुछ प्रॉफिट लोगे। तो अगर मान लो तुम फ़ैन पर 300 रुपये प्रॉफिट जड़ते हो, और यहाँ पर भी आप कितना प्रॉफिट लेते हो, 500 रुपये। ठीक है, एक टेलीविज़न बेचने पे। तो अब आप ये देख रहे हो कि मैंने जब सब पैसे यानी 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके मैंने फ़ैन और टेलीविज़न मंगा दिया, गोडाउन में रख दिया, और गोडाउन में कितना जगह था, बस 50 आइटम ही रख सकते हो, मैक्सिमम 50 आइटम, उससे अधिक नहीं। ठीक है, अब प्रॉफिट आप 300 रुपये फ़ैन पर रखते हो, प्रॉफिट 500 रुपये आप टेलीविज़न पर रखते हो। तो आपसे ये पूछता है कि आप कितना फ़ैन और कितना टेलीविज़न खरीदूं कि जिससे कारण मेरा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचोगे कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट होने के लिए आप कितना फ़ैन और टेलीविज़न खरीदोगे, ये बात है, कितना फ़ैन और टेलीविज़न खरीदोगे, हाउ मच फ़ैन और टेलीविज़न आप खरीदोगे, ये चीज़ें आपको समझनी है, कितना फ़ैन और कितना टेलीविज़न खरीदोगे। तो यहाँ पर आपको ये जो पूरी घटना घटी ना, ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन होता है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट बताने की बात होगी, कभी मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, बातें क्लियर। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता था कि 300 रुपये प्रॉफिट इस पर हो रहा था, 500 रुपये इस पर प्रॉफिट, तो आप कितना फ़ैन और कितना टेलीविज़न खरीदोगे जिससे कारण मिनिमम प्रॉफिट हो, कम से कम फायदा हो। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। यही सब है ऑप्टिमाइजेशन। अभी ऑप्टिमाइजेशन को जो पूरी हम पढ़ाई करेंगे वो लीनियर प्रोग्रामिंग के तहत करेंगे। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे अगले दिन आपसे मान लो बोल देता है कि आपके पास एक केक है जिसका नाम ए केक है और दूसरा केक है बी, ये दो टाइप्स के केक है। अब इन केक को बनाने के लिए आपको एक केक बनाने के लिए 200 ग्राम फ्लोर मतलब आटे की आवश्यकता पड़ती है, और 100 ग्राम फैट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर इसी प्रकार जो केक बी है इसमें 300 ग्राम फ्लोर और 200 ग्राम फैट की आवश्यकता पड़ती है एक केक बनाने के लिए। एक केक यहाँ पर, एक केक यहाँ पर। ठीक है, बातें क्लियर। ठीक है, और आपके पास बोला गया है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो या जहाँ पे केक बना रहे हो वहाँ पर टोटल आपके पास 5 kg फ्लोर है। ठीक है, 5 kg फ्लोर है और 3 kg फैट है। तो आप इस पूरे फ्लोर और फैट का यूज करके कितना मैक्सिमम केक प्रोड्यूस कर सकते हो, मैक्सिमम केक, कितना मैक्सिमम केक प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आप बोलोगे ना कि चलो केक ए टाइप्स का मैंने एक्स प्रोड्यूस किया और केक बी टाइप्स का कितना केक प्रोड्यूस किया, वाई, तो टोटल केक मेरा एक्स प्लस वाई यही होगा। तो इसी को मैक्सिमाइज करना है, यानी हम कितना मैक्सिमम केक प्रोड्यूस कर सकते हैं इस पूरे क्वांटिटी का यूज करके, 5 kg फ्लोर और 3 kg फैट का। ठीक है, बातें क्लियर। तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम आते हैं ये सब लीनियर प्रोग्रामिंग में आते हैं। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का बहुत जगह यूज है, इंडस्ट्री में यूज है, मैन्युफैक्चरिंग हब में जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे आपने देखा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जगह पर। ठीक है, और भी चीज़ें जैसे डाइटिशियन होते हैं, डाइट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि किसी मान लो कि कोई न्यूट्रिएंट्स है उसमें कुछ चीज़ें कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन कितना रखना है, क्या रखना है, ये सब मैक्सिमाइज मिनिमाइज वहाँ पे होता है। ठीक है, इंडस्ट्री में यूज हो गया। अब साइंस के फील्ड में भी इसका यूज होता है, कॉमर्स में यूज होता है, मैनेजमेंट में यूज होता है। ठीक है, तो इन सब जगहों पर इन सब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पर मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये सब चीज़ें बातें होती हैं, वहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वही जानेंगे हम। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग आपने समझा कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, एक ऑप्टिमाइजेशन के बेस पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जिसमें हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज चीज़ों को करते हैं। तो अभी तक आपने जो एग्जांपल समझा तो उसके बेस पर हम लीनियर प्रोग्रामिंग क्या बोलेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऑप्टिमाइजेशन के बेस पे प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ को, किसी लीनियर फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं और मिनिमाइज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ गिवन कंस्टेंट होते हैं। कंस्टेंट मतलब रेस्ट्रिक्शंस होता है। जैसे यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन क्या था कि जो टोटल आइटम्स था वो 50, तो आप बोल सकते हो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कुछ कंस्टेंट होते हैं और कुछ लीनियर फंक्शन होता है। जैसे आप बोलोगे क्या कि अगर मान लो मैंने फैन एक्स खरीदा और टेलीविजन वाई खरीदा, ठीक है,
तो हमसे बोला क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो प्रॉफिट मैक्सिमम के लिए आप क्या करोगे, 300 रुपये आप फैन पे कमा रहे थे तो एक्स फैन पर 300x कमाओगे। अब 200 रुपये आप किस पे कमा रहे थे, सॉरी 500 रुपये इस पे कमा रहे थे टेलीविजन पे, तो आपने वाई खरीदा था। तो ये जो एक फंक्शन बनेगा ना, एक ये लीनियर फंक्शन, ठीक है, लीनियर क्योंकि पावर 1 है, ठीक है, 300x प्लस 500y, ये जो एक लीनियर फंक्शन बना, ठीक है, जेड नाम से, ये वेरिएबल है, एक्स और वाई वेरिएबल है, ठीक है, जो डिसीजन वेरिएबल है इसको बोलते हैं, डिसिसिव वेरिएबल, क्योंकि यही सब बताएंगे कि आपको कितना फैन होना चाहिए था, कितना टेलीविजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक लीनियर फंक्शन ऐसे बनाना, तो इसी को हमें मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि यही तो प्रॉफिट देगा। एक पे 300 कमाया तो इतने पर 300x कमा लिया, इस पे वाई कमाया तो इस पे वाई था 500 कमा रहे तो 500y, तो यही इसी को मैक्सिमाइज करना है। अब कंस्टेंट क्या है, बाधा क्या है, तो बाधा ये है कि जो ये आपका सामान है x प्लस वाई वो इक्वल टू 50 हो सकता है या उससे लेस होगा, क्योंकि बोला है ना कि गोदाम में कितना रख सकते हो, 50 ही रख सकते हो, 50 से अधिक नहीं रख सकते हो, उससे कम हो सकता है, ठीक है, बात क्लियर। अब यहाँ पर क्या आपका जो पूरा पैसा है वो भी कितना है, 50,000 है, यानी जो आपका पूरा पैसा है वो कितना है, 50,000 है। उसके लिए भी हम बनाएंगे, एक फैन 2000 का है तो 2000x प्लस एक टेलीविजन 3000 का 3000 वाई लेस देन 50,000, ठीक है, क्योंकि आप पैसा जो है आपका 50,000 है, 50,000 से अधिक खर्च करोगे नहीं, इक्वल हो सकता है, ठीक है, उससे कम भी हो सकता है। कम क्यों होगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे जिसमें कुछ पैसा 100 रुपया 200 रुपये बच जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कंस्टेंट। कंस्टेंट मतलब जो डिसिसिव वेरिएबल है ना, यानी जो वेरिएबल है उन वेरिएबलों में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन वेरिएबलों में कुछ कंडीशन है कि एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, 50 या 50 से कम होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, और ये वाला भी एक वेरिएबल है, इससे कम होना चाहिए। तो ये एक कंस्टेंट कहलाते हैं, कंस्टेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या हो गया, एक प्रॉब्लम है जिसमें हम लीनियर फंक्शंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं किसी दिए हुए गिवन कंस्टेंट से, और वो कंस्टेंट से ही हम इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, और जो भी इसका सॉल्यूशन होगा हम यहाँ पर ग्राफिकली पढ़ेंगे, ग्राफ के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ या लीनियर इनइक्वेशंस जो क्लास 11 में पढ़े हो उसका रोल यहाँ पर जरूर होगा, और क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे कि कितना फैन लें और कितना टेलीविजन लें जिसके कारण हमारा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और जो यहाँ पर x और y होगा ना, x और y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी जो भी यहाँ पर वेरिएबल होगा x और y, जैसे आप टेलीविजन या फैन खरीदते हैं तो हमेशा y कुछ ना कुछ होगा तभी तो होगा ना। तो यहाँ पर बोलेंगे कि x एंड y और जो वेरिएबल है वो 0 नहीं होने चाहिए, 0 से कम नहीं होने चाहिए, यानी निगेटिव नहीं होने चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल होने चाहिए या 0 हो सकता है। बातें क्लियर, ठीक है। तो कुछ टर्म्स है हम उनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये जानेंगे। अब देखिए हम एक एग्जांपल से इस पूरे कंसेप्ट को कैसे समझेंगे वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल होगा, उसी के बेस पर हम पूरे कंसेप्ट को समझ जाएंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि एक जेड नाम का फंक्शन है जिसको आपने बोला था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये रहा आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक। इस बात को याद रखिएगा, जिस चीज़ को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, और जो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये कंस्टेंट्स है, कंस्टेंट्स मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस मतलब बाधाएं, यानी x प्लस वाई में क्या हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाया है वो कहलाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको आप मैक्सिमाइज करके दिखा दो, मैक्सिमाइज कब होगा, ठीक है, या पूछ सकता है इसको आप मिनिमाइज करके दिखा दो, मिनिमाइज कब होगा, ठीक है। तो हमने बोला था कि जितने भी अभी आपने ये जो क्वेश्चंस देखा, ये जो भी है ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग के तहत है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की बात आ गई, यानी हम पर ऑप्टिमाइजेशन करना है कि मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, मिनिमम कितना हो सकता है, और यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस यानी एक्स और वाई में कुछ रेस्ट्रिक्शन दी हुई हैं, तभी हम इसको लीनियर प्रोग्रामिंग के तहत कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था कि आपको लीनियर इनइक्वालिटीज आना चाहिए, लीनियर इनइक्वेशंस आना चाहिए, तो आप पढ़ चुके हो क्लास 11 में कैसे करते हैं। तो जो ये आपके कंस्टेंट्स है ना, इस कंस्टेंट्स का हेल्प लेके हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, देखिए आप यहाँ पर आपका ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अब इसका यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रोल होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब बात यहाँ पर एक्स देखो यहाँ पर लेस देन 50 और इक्वल टू 50 है, तो हम इसको क्या करेंगे फिलहाल में हम ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स बाई 50 वाई बाई 50 लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। यानी एक्स बाई 50 वाई बाई 50, यानी अगर एक्स की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो, सपोज एक्स की वैल्यू 0 लेते हो, यहाँ पर ध्यान से देखो एक्स की वैल्यू 0 लोगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, ठीक है। तो हम किसको 50 मानते हैं, चलो ये 25। अब इसमें आपको सोचना भी पड़ेगा कैसे हम डाटा को सेट करें, ठीक है। तो ये आपका 20 का लेते हैं, ठीक है, 20 40 60 80 100 120, ठीक है, ऐसे लेते हैं 20 40 60 80 100, ठीक है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, तो 50 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0 50 का होगा, ठीक है। अभी मैं आपको जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़े उसी के बेस पे बातें करूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको सिंपल स्ट्रेट लाइन मान के सॉल्व कर रहा हूँ, यानी मैंने क्या बोला x प्लस वाई इक्वल टू 50 फिलहाल में मैंने मान लिया। अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू 0 कर दो तो x कितना हो जाएगा 50,
यानी पॉइंट क्या हो गया 50 0 हो गया, x की वैल्यू 50 y की वैल्यू 0, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दो ऐसे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बना, लेकिन अभी तो आपका स्ट्रेट लाइन बना, लेकिन मेरा स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये बोला क्या है लेस देन 50, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x और y की वैल्यू में क्या रखूँगी 50 से 0 आ जाए, तो यहाँ पर आपका क्या है 0 0 है ना, ओरिजिन को ही हम चेक कर लेते हैं रख के, तो 0 0 रखोगे तो बात बन जाएगा, यानी 50 से नीचे ही आएगा, ठीक है भाई। रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम, तो देखो इसके इधर, यानी जो भी मेरा सॉल्यूशंस होगा वो इसके इधर होगा, इसके इधर होगा, ठीक है, इसके इधर होगा। ये लाइन भी होगा, क्यों लाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, ध्यान से देखिएगा, इक्वल का साइन लगा है, इसीलिए लाइन पे भी सॉल्यूशंस होंगे और इसमें भी होगा, यानी पूरा मेरा ये इधर वाला पूरा हाफ प्लेन आ गया, हाफ प्लेन आप पढ़े भी हो क्लास 11 में, ये पूरा इधर वाला हाफ प्लेन मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, सब इधर वाला पूरा, ठीक है, ऐसे हाफ प्लेन, ठीक है। बातें क्लियर, मैंने समझने के लिए थोड़ा बात कर दी, ठीक है। अब चलते हैं ये इसको हम बनाएंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो y की वैल्यू 0 रख दो, तो x की वैल्यू 30, तो y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x की वैल्यू 30 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे x 30 y 0, ठीक है। बातें क्लियर, आप पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है। बस आपको यह याद रखना है कि जो पहले वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा पूरा इधर होगा, इधर, ठीक है, हाफ प्लेन बोलते हैं, हाफ प्लेन, क्योंकि ये जो लाइन आई ना इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को 2 प्लेन में बांट दी, तो इधर वाला हाफ प्लेन एक उधर वाला हाफ प्लेन, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। तो x की वैल्यू 30 y की वैल्यू 0, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले लाइन पर अगर हम चलते हैं तो इस पर क्या 0 होगा, x 0 होगा तो y की वैल्यू 90, यानी यहाँ पर होगा 0 90, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स मिला दो आपस में, ऐसे ऐसे आपने इसको मिला दिया, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे आपने इसको मिला दिया, ठीक है, ऐसे आपने इसको मिला दिया, ठीक है, जैसे मिला दिया। अब ये बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बोला क्या लेस देन 90, लेस देन का मतलब ये पूरी वैल्यू 90 से कम होगी, तो यहाँ पे 0 0 रख के चेक कर लो, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, तो 90 से कम होगा, यानी जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, इधर ही होगा, ठीक है, इधर होगा। बातें क्लियर, इधर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला x की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू 0 का मतलब ये लाइन होगा, इधर वाला, सिर्फ इधर वाला, x की वैल्यू 0 इधर वाला सिर्फ, ठीक है। y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ये ऊपर वाला होगा, ये लाइन होगा बस, ठीक है। तो देखो ये लाइन आंसर में हो जाएगा सॉल्यूशन में आपका, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा और ये वाला होगा, बस यही फिजिबल रीजन होगा। कौन फिजिबल रीजन होगा, देखो ये, क्योंकि देखो फिजिबल रीजन का मतलब क्या है ना कि ऐसा रीजन जो पूरे कॉन्स्टेंट्स के द्वारा एक कॉमन निकल जाए, कॉमन मतलब सब में लाइक कर जाए। जैसे देखो बोला x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो हम बस इसके अंदर रहेंगे, ऊपर रहेंगे, y ग्रेटर देन 0 तो ऊपर रहेंगे बस। अब ये लाइन बोला है कि इसके अंदर आ जाओ, अब ये लाइन बोला है कि इसके अंदर आ जाओ, तो भाई ये वाला लाइन थोड़ा इधर है, इसके इधर है, तो ये वाला लाइन सॉल्यूशन हो जाएगा, ये वाला लाइन, ये वाला नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये वाला लाइन इधर है और ये वाला इधर है, तो हमें कॉमन रीजन लेना है ना। कॉमन रीजन का मतलब क्या है, कॉमन, जैसे कॉमन रीजन का मतलब देखो, अगर आपने ऐसे कर दिया, आपने एक लाइन ऐसे खींच दिया, मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया, अब इनमें कॉमन रीजन क्या है, और ये भी आपका सॉल्यूशन में ये लाइन भी है और ये लाइन भी है, तो आप देखोगे ये लाइन तो हो गया, ये लाइन हो गया, लेकिन ये लाइन इधर भाग जा रही है, यानी इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये बाहर है, क्योंकि ये वाला तो इतना ही तक है ना, तो ये होगा इतना और ये भी बाहर है, तो इतना होगा, बस ये होगा आपका कॉमन रीजन, ये दैट रीजन इज ए कॉमन रीजन, ठीक है। बातें क्लियर, तो कॉमन रीजन पहचानना जरूरी है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन, इसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, ठीक है। बातें क्लियर, इसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन, ठीक है। इसी में आपके सॉल्यूशन होगा। अब एक वर्ड आता है कार्नर पॉइंट्स, तो कार्नर पॉइंट्स क्या है, ठीक है। तो देखो कार्नर पॉइंट्स का मतलब ये कार्नर है, एक ये कार्नर है, एक ये कार्नर है, एक ये कार्नर है। ये जो फिगर बना ना, ये फिगर क्या बना आपका, एक कन्वेक्स पॉलीगन बना, क्या बना, कन्वेक्स पॉलीगन, क्या बना, कन्वेक्स पॉलीगन। अब कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, तो देखो पॉलीगन उसको बोलते हैं जिसमें कि लाइन सेगमेंट हो 3 से अधिक या 3, और कन्वेक्स पॉलीगन उसको बोलेंगे जिसमें कि कोई डायगोनल बाहर ना बनता हो। डायगोनल बाहर ना बनने का मतलब जैसे देखो, अगर आपने फिगर ऐसे बना दिया, ठीक है, इसमें डायगोनल आपका बाहर बन जाएगा, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, ये कनकेव पॉलीगन हो गया। और जो ये फिगर बनाया ना, ये कन्वेक्स पॉलीगन है, क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन है। बातें क्लियर, कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कन्वेक्स का मतलब ऐसे होता है, अब कनकेव का मतलब ऐसे होता है। इस फिगर को थोड़ा देखो ऐसे, ये कनकेव की तरह दिख रहा है कि नहीं, ऐसे, ठीक है, इसी तरह सोचते हैं थिंकिंग करके। तो ये जो पूरा फिजिबल रीजन है इसको कन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। और जो ये पॉइंट्स है ये कार्नर पॉइंट होते हैं। कितने कार्नर पॉइंट होंगे आप देख सकते हो, तो देखो एक ये होगा ओरिजिन 0 0 कार्नर पॉइंट, दूसरा कौन होगा, ये वाला, तो इसका नाम क्या था 0 50, ये वाला होगा, तो ये वाला कौन था 30 0, ये वाला। अब देखो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को बताना है, क्योंकि दोनों लाइन कट रही है ना, तो जब दो लाइन कटती हैं तो कॉमन पॉइंट्स क्या होता है, उनका सॉल्यूशन होता है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। x + y = 50, 3x + y = 90। y की वैल्यू क्या होगी 50 - x, तो पुट कर दो यहाँ पर, y की वैल्यू 50 - x = 90, ठीक है। बातें क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा 50 + 2x = 90, तो 2x की वैल्यू क्या होगी 40, तो x की वैल्यू 20। बातें क्लियर। तो यानी कहने का मतलब इसका क्या होगा, x 20 होगा, तो y कैसे निकालोगे, y 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 20 30, ठीक है। बातें क्लियर। अब एक चीज़ इस पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इक्वल साइन लगने का मतलब ये लाइन भी है सॉल्यूशन में, इस बात को याद रखिएगा। अगर इक्वल साइन नहीं लगा तो लाइन को छोड़ के नीचे आते हैं, क्योंकि आप पढ़े हुए क्लास 11th में
ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं लगा रहता तो हम इस लाइन पर डॉटेड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऐसे डॉटेड बनाते हैं, ठीक है। तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, एक 20 30 हो गया आपका। अब देखो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, ये एक्स और वाई की वैल्यू है, तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो मैं पुट कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया, जेड बिकम 0, जेड की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 50, यहाँ पे क्या होगा 120, यहाँ पे क्या होगा 20 चौके 80 या 30 110, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रही है 30 पे और मिनिमम वैल्यू कब मिल रही है 0 पे, ठीक है। बात क्लियर। तो जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये मैक्सिमाइज कब हो सकता है, जब आप 30 एक्स की वैल्यू रखो और वाई की वैल्यू 0 रखो तब, ठीक है। और मिनिमाइज कब होगा, जब दोनों की वैल्यू 0 रख दो। बातें क्लियर, ठीक है। तो यही आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम था जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग के तहत हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हम जनरली मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मतलब किसी बेस पे बोला जाएगा कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, लॉस को मिनिमाइज करो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होंगी जो आप जानोगे, ठीक है, उसी के बेस पर होगा। और कंस्टेंट जरूर होगा, कंस्टेंट्स मतलब रेस्ट्रिक्शंस, एक्स और वाई में क्या रुकावट है, क्या बाधाएं हैं, वो सब दी रहेंगी, ठीक है। अब थोड़ा हम इसके आगे चलते हैं कि कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि जो ये आपका ये जो फिजिबल रीजन बोल रहे थे ना, तो फिजिबल रीजन ये सॉल्यूशन, यही आपका एक सॉल्यूशन था जो इसके कार्नर पॉइंट थे, ये सॉल्यूशन दे रहे थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ये फिजिबल रीजन है यहाँ पे ये बाउंडेड है, क्या आपका ये बाउंडेड है, देखो बाउंडेड है कि नहीं, घिरा हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड मतलब घिरा नहीं होगा। जब उस समय वो घिरा नहीं होगा तो उस समय हम कैसे सॉल्यूशन पता करेंगे, वो भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है वो हम समझते हैं। तो जो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ना, ये एक थ्योरम था एनसीईआरटी में, थ्योरम 1 था जो कि इसी चैप्टर में था, लीनियर प्रोग्रामिंग में। उन्होंने यही बोला था कि कोई आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसका आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हो तो गिवन कंस्टेंट्स होंगे एक्स और वाई के आधार पर, और उस कंस्टेंट्स के आधार पर आपने ग्राफ ड्रा किया होगा। ग्राफ जैसे ही ड्रा करोगे तो एक फिजिबल रीजन मिलेगा, बाउंडेड रीजन मिलेगा, इस कंस्टेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा बाउंडेड रीजन। तो बाउंडेड रीजन एक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, फिजिबल रीजन कहलाएगा। लेकिन इस रीजन में अगर आपको सॉल्यूशन ढूंढना है तो कहाँ ढूंढोगे, तो उन्होंने बोला कि कार्नर पॉइंट पे ढूंढेंगे। जो ये पॉलीगन बन रहा है ना, कन्वेक्स पॉलीगन, इसके कार्नर पॉइंट पे हम ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, कार्नर पॉइंट पे ढूंढेंगे। मैंने बताया था कन्वेक्स पॉलीगन होता है क्या है, ऐसा पॉलीगन जिसका डायगोनल बाहर ना हो, ठीक है, जैसे ट्रायंगल हो गया, ना तो क्लियर, ठीक है। ये हो गया आपका कन्वेक्स पॉलीगन, तो इसके कार्नर पॉइंट पे ही हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अब फिजिबल रीजन है तो अंदर भी तो सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत से सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, ठीक है। बात क्लियर। तो थ्योरम 1 यही था, इसी के बेस पर मैंने एक क्वेश्चन को समझाया, ठीक है। अब चलते हैं बाउंडेड और बाउंडेड से अनबाउंडेड की तरफ, ठीक है। अब देखिए एक एनसीईआरटी का ये भी एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल के बेस पर आप कैसे अनबाउंडेड रीजन होते हैं उनको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको बोला है कि मिनिमम वैल्यू यानी मिनिमाइज कीजिए, और ये कंस्टेंट्स मतलब आप समझ रहे हो भाई, बाधाएं यानी रुकावट, एक्स और वाई में क्या बाधाएं हैं, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा मिनिमाइज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे अपना ये क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2x - y = 0, ठीक है। तो हमें लाइन ड्रा करना है, तो यहाँ पर हमें सब छोटा ही मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बातें क्लियर। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ कि x की वैल्यू 0 है, क्या है 0 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 के बराबर, बोल सकता हूँ ना। फिलहाल में मैंने ग्रेटर देन को नहीं लिया, हटा दिया। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर। तो x की वैल्यू 0 तो y 5, तो ये रहा 0 5 यहाँ पर बनेगा। बातें क्लियर इस वाले के लिए। अब इसमें y 0 कर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, y जैसे ही 0 किया। अभी देखो आप इसको भूल जाना है, इसको इक्वल लेके ही सॉल्व करना है शुरू में जब आपको कोऑर्डिनेट देखना है तो इक्वल लेके ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -5/2, तो इधर आना पड़ेगा -1 -2 -5, तो -5/2 तो यहाँ पर होगा, ठीक, ओके। -5/2 क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 0 रखो तो 2x = -5, तो x की वैल्यू -5/2। बातें क्लियर, यहाँ तक हमने पॉइंट्स को समझ लिया, ठीक है। अब इसको हम ड्रा कर लेते हैं लाइन को, ठीक है, ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है। जैसे मिल गया ये लाइन। अब लाइन तो बन गया, लेकिन यहाँ पर बोला है इक्वल का साइन, तो लाइन सॉल्यूशन होगा। अगर इक्वल नहीं होता तो हम ऐसे डॉटेड करते हैं, लेकिन इक्वल है तो लाइन होगा, ठीक है। अब ये बोला है ग्रेटर देन -5, तो ये किधर जाएगा, इधर रीजन जाएगा, किधर जाएगा, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप, मैंने बोला था कि रेफरेंस 0 ही लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0, तो टोटल 0 होगा, तो 0 -5 से बड़ा होगा, यानी इधर मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इधर ही होगा, ठीक है। बातें क्लियर, इधर ही होगा, ठीक है। ये हाफ प्लेन इधर, एक प्लेन इधर, अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन आप बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप पढ़े हुए क्लास 11 पे जो ये लाइन होती है 2 प्लेन से बांटती है, एक अपर या लोअर हाफ प्लेन बोलते हैं, ठीक है इसको, ठीक है। बातें क्लियर यहाँ तक। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि नीचे जाएगा। अब इसको देखते हैं, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 3, तो x 0 कहाँ होगा, यहाँ पे y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट 0 3 का है, ठीक है। y की वैल्यू आप 0 रखो तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1, ये रहा। अब इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है, एक लाइन ये बना, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है।
अब बात आती है ग्रेटर देन, बोला है ना ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, तो 3 से ग्रेटर कब आएगा? अब सोचो, अगर x की वैल्यू 0 रखते हो, y की वैल्यू 0 रखते हो तो काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या होगा? नहीं बनेगा। तो मेरा सॉल्यूशन अब किधर भागेगा? इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा। बातें क्लियर? ठीक है, क्योंकि आप x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 तो नहीं फॉलो करेगा ना भाई, क्योंकि इसको रख लेने से काम बन जाती है। क्योंकि अगर इधर सॉल्यूशन होता तो इसको भी तो सॉल्यूशन में बोलता, इसलिए मैंने 0 0 ओरिजिन ज़्यादा रखता हूँ कहीं भी। यहाँ पर भी अगर मान लो इधर आ रहे होती है सॉल्यूशन होगा तभी तो 0 0 को सेटिस्फाइड कर दे रहा है। बातें क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा, y की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या होगा कि अब आपको ये हो गया इतना, ठीक है। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू 4 रख दो, ठीक है, सॉरी x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू क्या होगी? -4। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, यहाँ पर नीचे होगा y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0। ठीक है, हो गया? बातें क्लियर? समझ सकते हो आप? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4। ओके, तो हमने इस लाइन को मिला दिया। ठीक है, ओके, ये हो गया। बातें क्लियर? ठीक है, अब देखो ये लेस देन 12 बोला है ना, लेस देन 12 का मतलब 12 से छोटा। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, y की वैल्यू 0 तो इधर वाला रीजन सॉल्यूशन में हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला रीजन आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें, इसको आगे भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, वो ऐसे रीजन करके ये, ठीक है, इतना, और इधर वाला रीजन ये है और ये वाला रीजन ये है, यानी ये वाला रीजन मेरा ये बाउंडेड नहीं है, तो उस समय हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जब अनबाउंडेड हो, अनबाउंडेड, इफ अनबाउंडेड देन मैक्सिमम बी और नॉट। मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम आपको मिलेंगे, मिल भी सकते हैं, नहीं मिल सकते। मैक्सिमम और मिनिमम मे और मे नॉट। ठीक है, अब भाई बोला है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कैसे समझेंगे? अगर मैक्सिमम है तो कैसे पता करेंगे? देखिए, जब ये अनबाउंडेड होगा तो कुछ इसमें आपको कार्नर दिख रहा होगा, जो मेरा ये कॉमन रीजन मिला है, यानी फिजिबल रीजन। ठीक है, ये रहा एक, इसका नाम क्या था? 0,5, यानी एक आपका कॉमन पॉइंट 0,5 हो गया। ठीक है, ये जानना था कि जो हमारा x है वो x भी किससे बड़ा होगा? 0 से, क्योंकि दिया है। तो यानी x 0 से मतलब इधर वाला रीजन मेरा होगा ये, और y बड़ा का मतलब इधर वाला होगा। यानी जो इधर लाइन जा रही थी इसको अभी नहीं लेना है, हमें इधर जाना है। यानी मेरा ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे मेरा फिगर होगा, ये होगा, इस बात को याद रखिएगा, ऐसे होगा। ठीक है, यानी y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 इधर होगा, y ग्रेटर देन 0 इधर होगा। इसके इधर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक कार्नर पॉइंट 0,5 हो गया, ये क्या होगा? 0,3 कार्नर पॉइंट्स। ठीक है, ये क्या होगा? ये वाला आपका शायद 10 था। ठीक है, x10। ठीक है, 10। ठीक है, अब एक कार्नर पॉइंट्स आपका ये मिला, क्योंकि y x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो इसके नीचे भी नहीं जाएंगे ना, मेरा यही रीजन होगा। क्योंकि देखो y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो ये इतना आपका रीजन होगा, ये ऐसे वाला। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एक हो जाएगा 60। ठीक है, इतने कार्नर पॉइंट्स आपको फिलहाल में मिल गए। अब इस कार्नर पॉइंट्स पे जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं। तो 0,5, 0,3 रख लो तो 20 या 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 रख लो तो -50, यहाँ पे 6 0 रख लो तो -300। ठीक है, बातें क्लियर? तो आपसे बोला है मिनिमाइज, तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे दिख रहा है ना, -300। तो क्या ये जो कार्नर पॉइंट्स है क्या ये मिनिमम देगा? अब इसकी चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा? तो जो ये -300 है ना, इस पर ही आपका क्या होगा? मिनिमम होगा। तो मिनिमम होने का मतलब क्या है? ये है, जैसे आप -50x + 20y इज लेस देन -300। ठीक है, तो देखिए अगला स्टेप क्या होगा? आपने समझ लिया कि इस कार्नर पॉइंट पर सबसे मिनिमम ही है, तो लेकिन मेरा रीजन ये अनबाउंडेड है। अगर बाउंडेड होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन जब अनबाउंडेड है तो एक और स्टेप आपके थ्योरम में बताया गया है। थ्योरम सेकंड में आप पढ़िएगा, अभी बताऊंगा अभी क्या है वो थ्योरम सेकंड। यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखना लेस देन बोल देना -300 से। ठीक है, अगर मैक्सिमाइज करने के लिए बोलता है तो मैक्सिमाइज किस पे होता है? 0,5। यहाँ पे 0,5 पे, यहाँ पे लिखते हैं -50x + 20y ग्रेटर देन 100। ठीक है, बातें क्लियर? जब मैक्सिमम के लिए बोले तो आप जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको ग्रेटर देन जो वैल्यू है उससे कर देना मैक्सिमम वैल्यू से। ये मैक्सिमम वैल्यू यही ना है, और मिनिमम वैल्यू से लेसर दिखा देना। ठीक है, उसके बाद इस वाले का एक ग्राफ ड्रा करना, यानी इसका लाइन, लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, तो मेरा मिनिमम के लिए हो जाएगा, फॉर मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर? जब मिनिमम हो तो लेस देन मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम हो तो लेस मोर देन मैक्सिमम वैल्यू, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका इधर रहेगा। बातें क्लियर? अब देखते हैं
देखो अब इसका हम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, तो y की वैल्यू 0 कर दो, y जैसे 0 करो तो x की वैल्यू 6, ठीक ये हो गया, यानी ये वाला y 0 तो x की वैल्यू 6। अब नेक्स्ट क्या है कि अब ये हो गया y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6, ठीक है। अब x 0 कर दो तो y की वैल्यू क्या होगी -15, x 0 कर दो तो y की वैल्यू -15। अब -15 कहाँ होगा आपका, तो -15 इधर होगा नीचे, क्योंकि देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -15, क्योंकि हमें इक्वल दिखा के ही पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो -15 आपका क्या होगा, नीचे होगा, x की वैल्यू 0 -15 यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। और ये आपका लाइन ऐसे रहा, ठीक है। तो ऐसे एक लाइन जाएगी जैसे कट करेगी, बातें क्लियर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर दिया है लेस देन, इक्वल का साइन नहीं है ना, तो हम इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेकिंग, क्योंकि इस पर मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा, इस पर मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और आपका सॉल्यूशन क्या था, तो देखो जो ये लाइन था ना, जो लाइन आपको मिला है वो लाइन क्या इस फिजिबल रीजन से कॉमन है, क्या फिजिबल रीजन में ये लाइन है, तो ये फिजिबल रीजन के अंदर ही ये लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, मिनिमम वैल्यू ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो हमने समझ गया कि ये लाइन पे सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। अब यहाँ पर बोला लेस देन -300, यानी -300 से छोटा होगा, तो -300 से छोटा होने का मतलब क्या होगा आपका, देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, क्योंकि ओरिजिन मेरा ये है, अगर 0 0 रखूँ तो ये 0 पूरा होगा, तो 0 तो -300 से छोटा होगा नहीं, इसका मतलब मेरा इधर सॉल्यूशन नहीं जाएगा, सॉल्यूशन किधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी ये जो रीजन होगा ये होगा, इधर वाला रीजन होगा, ठीक है, इधर वाला रीजन होगा, ठीक है। तो जो ये आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसने एक हाफ प्लेन इधर किया है, एक हाफ प्लेन इधर किया है, लेकिन सॉल्यूशन वाला हाफ प्लेन किधर है, इधर है, ठीक है। तो जो ये हाफ प्लेन है वो हाफ प्लेन क्या मेरे फिजिबल रीजन के अंदर है, तो आप देख सकते हो फिजिबल रीजन के अंदर है। तो इस प्रकार जो ये कार्नर पॉइंट्स होगा ये वाला, इस पर मिनिमम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। बस आपको ये जानना है कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, किसी मिनिमम वैल्यू के लिए जो ग्राफ हम ड्रा करते हैं वो ग्राफ क्या मेरे फिजिबल रीजन, जो मेरा अनबाउंडेड रीजन मिला था, अनबाउंडेड रीजन मेरा क्या था, यही था ना, ऐसे था करके ये, फिर ऐसे ऐसे करके, और ये था ऐसे करके था, ठीक है, अनबाउंडेड रीजन, ठीक है। जो मेरा अनबाउंडेड रीजन है उसमें ये मेरा फिजिबल जो मेरा लाइन है उसका हाफ प्लेन उसमें तो नहीं लग गया, अगर हाफ प्लेन उसके अंदर है तो समझ जाना कि मिनिमम वैल्यू इस पर मिलेगा नहीं। अगर यही हाफ प्लेन इस रीजन को छोड़ के कहीं दूसरे जगह होता तो उस पॉइंट्स पर मिनिमम वैल्यू आपकी होती, इसलिए यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो बस आपको ये जानना था कि जो अगर अनबाउंडेड रीजन आता है तो उस समय हम क्या करते हैं कि कार्नर पॉइंट्स तो ले लेते हैं, अनबाउंडेड कार्नर पॉइंट्स कैसे पहचान लेंगे, फिजिबल रीजन से। फिजिबल रीजन क्या है, जिसमें मेरा सॉल्यूशन होगा, उसके कार्नर पॉइंट से 1 2 3 4 ये सब कार्नर पॉइंट्स है। इस कार्नर पॉइंट्स पे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिस पे मिनिमम आता है तो हो सकता है ये मिनिमम हो, मे और मे नॉट, नहीं भी हो सकता है कि मिनिमम ना हो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अगर मिनिमम है तो लेस देन दिखाएंगे, अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। तो अब उसके बाद इसका हम लाइन ड्रा करेंगे लीनियर इक्वेशंस के हेल्प से। तो लाइन देखो यहाँ पर इसका इस पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसीलिए मैंने इसको डॉटेड किया ऐसे। अब ये रीजन किधर आ रहा है, हाफ प्लेन इधर आ रहा है, तो क्या जो ये हाफ प्लेन बना इस लाइन के द्वारा, क्या वो फिजिबल रीजन के अंदर तो नहीं है, उसके अंदर तो नहीं है, तो देख रहे हो कि अंदर ही है, क्योंकि आपका सॉल्यूशन ऐसे था, पूरा फिजिबल रीजन यहाँ तक है, ऐसे है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कॉमन पॉइंट्स मिल जाएंगे, जैसे ही कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे तो आपको कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा। और यही फिजिबल रीजन, यही जो ये वाला लाइन है ये बाहर होता है इस पूरे फिजिबल रीजन से, तो उस समय मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाती, ठीक है, बातें क्लियर। यही कंसेप्ट था, तो यही एक थ्योरम सेकंड बना हुआ है आपके कि अगर अनबाउंडेड रीजन हो तो उस समय हम क्या करेंगे, तो अनबाउंडेड रीजन है तो हम सिंपल सा पहले ग्राफ खींच लेंगे, ग्राफ खींचने के बाद जो भी अनबाउंडेड रीजन है उसका हम फिजिबल रीजन चेक कर लेंगे कंस्टेंट्स के अकॉर्डिंग। जैसे ही फिजिबल रीजन हमें मालूम हो जाएगा तो हमें कार्नर पॉइंट्स मालूम कर लेंगे, और उस कार्नर पॉइंट्स पर हर एक वैल्यू निकाल लेंगे, जहाँ पे मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम के लिए होगा, वो जहाँ पे मिनिमम होगा मिनिमम के लिए। अब बोलेगा कि आप इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करो, तो मैक्सिमाइज करने के लिए आप गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू दिखाओगे। देखो यहाँ पर 100 मैक्सिमम है ना, उससे हम ग्रेटर दिखाएंगे, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं लगाना, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, बातें क्लियर। और मिनिमम के लिए लेस दिखाएंगे, उसके बाद इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ग्राफ के बाद हाफ प्लेन बनेगा, अगर हाफ प्लेन उस फिजिबल रीजन में आ गया तो समझ जाना वो आंसर मेरा नहीं है, यानी इसका मिनिमम वैल्यू हमें ये नहीं है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। तो इस दिए हुए कंस्टेंट पे मिनिमम वैल्यू आपका नहीं निकलेगा, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर ये हाफ प्लेन इस रीजन से बाहर आ जाता तो इस दिए हुए कंस्टेंट पे, यानी रुकावट जो भी है उस पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता आपको, ठीक है। तो यही था आपका एनसीईआरटी के बेस पर थ्योरम था, जिसको आप प्रैक्टिकली समझो तो बहुत बढ़िया रहेगा, एग्जाम्पल से ट्रीट करके माइंड में, ठीक है, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये कंस्टेंट्स है, कंस्टेंट्स मतलब समझ रहे हो एक्स और वाई पे क्या प्रतिबंध है, ठीक है। आपको बोला है कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ठीक है। तो वही कहानी होगी, हमें क्या करेंगे, ऐसे करेंगे एक्स और वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 60, यानी मुझे थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। तो अगर वाई की वैल्यू 0 लो तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया 60,
और वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 60 यहाँ पर होगा 60 0, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू जो लो रहा हो तो वाई की वैल्यू 20, ये 0 20, ठीक है। अब ये एक लाइन होगा, ऐसे हो गया, ठीक है, बात क्लियर। अब ये लाइन तो होगा ही क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है। अगर इक्वल का साइन नहीं तो क्या करते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं, अभी पीछे मैंने बताया था। अब x प्लस वाई यानी x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, बात क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर लेस देन 60 बोला है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। x प्लस 3y लेस देन 60, तो x की वैल्यू क्या रखूँ, y की वैल्यू क्या रखूँ, तो 0 60 से छोटा है तो 0 ओरिजिन है, तो सॉल्यूशन आपका इधर होगा, दैट रीजन्स। और ये वाला क्या बोला है, ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा कब होगा, तो क्या ओरिजिन 0 0 रखोगे तो ये सही होगा, नहीं होगा तो आपका सॉल्यूशन किधर भागेगा, इधर की तरफ भागेगा। ये सब चीज़ें भी जानना जरूरी है कि मेरा ये फिजिबल रीजन किधर भागेगा, यानी ये इनइक्वालिटीज़ है ना, तो इनइक्वालिटीज़ है तो हाफ प्लेन बनाएगा ना, तो किधर का हाफ प्लेन लेगा, इधर का हाफ प्लेन ये वाला लेगा, ये वाला लाइन, ये लाइन किधर का हाफ प्लेन लेगा, इधर का लेगा, ठीक है। इस अब बोला है कि x इज लेस देन वाई, एक्स की वैल्यू लेस देन वाई, तो इसको आप कैसे ड्रा करोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात, आप सीधे इसको बोल दो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, यानी एक सीधा लाइन हो जाएगा जो ओरिजिन से पास करेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे, क्योंकि इस पे जो भी पॉइंट्स होते हैं ना वो सब इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि y की वैल्यू लेस देन x, ठीक है, तो वो क्या होगा, y की वैल्यू लेस देन x, तो कौन सा रीजन होगा, ये तो लाइन ऐसे बन गया y इक्वल टू एक्स वाला, आप लिख सकते हो ये लाइन आपकी y इक्वल टू एक्स वाली है, y वैल्यू x वाली है, ठीक है। तो कौन सा होगा, x की वैल्यू लेस देन y, तो कौन सा रीजन लेंगे सोचिए। तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे कि x की वैल्यू लेस देन y, ठीक है, तो क्या हो सकता है, x की वैल्यू लेस हो y से, तो आप देख रहे हो कि जब मैं इधर जाऊंगा तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन इधर x की वैल्यू कम कम बढ़ेगी, यानी इधर वाला रीजन होगा मेरा, यानी ये वाला रीजन, ठीक है, इधर वाला रीजन। सोच सकते हो क्यों, क्योंकि अगर आप थोड़ा इस लाइन को सोचो, अगर मान लो मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लो मैं इधर जाता, ठीक है, तो y की वैल्यू तो निगेटिव भी मिलती, लेकिन x की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाती, तो गड़बड़ हो जाता ना, क्योंकि देखो अगर आप इधर आते ना, इधर आते तो देखो इधर आओगे तो x तो पॉजिटिव मिला, लेकिन कुछ समय बाद y भी आपको निगेटिव मिलना, अगर मान लो यहाँ पर आ गए तो x तो पॉजिटिव मिला, y निगेटिव मिल गया, लेकिन ऊपर वाले केस में सही है, ये वाला फॉलो कर जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन y, यानी y हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, बात क्लियर। तो ये हो गया आपका। अब दूसरा क्या, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो ये वाला हो गया x ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि इसके इधर सभी 0 होगा, और y ग्रेटर देन 0 के लिए ये हो गया, इसके ऊपर सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका रीजन होगा यही होगा, ये फिजिबल रीजन होगा, ये वाला, ठीक है, ये फिजिबल रीजन होगा, इसी में ही आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो जो जो पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, तो ये पॉइंट्स कौन सा है, एक पॉइंट है 0 10, क्योंकि ये 0 10 वाला पॉइंट्स है, ठीक है। इसके ऊपर कौन है, 0 20 है। अब दो पॉइंट्स बताने हैं, तो ये दो पॉइंट्स किससे मिला है, एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, और इस वाली लाइन का नाम क्या था, तो आप चेक कर सकते हो, इस वाली लाइन का x प्लस 3y नाम था, नाम भी लिख ले तो हमें सही रहेगा, क्योंकि खोजने में दिक्कत नहीं, ठीक है, x प्लस 3y, ठीक है। यही आपका रीजन होगा, कैसे रीजन होगा, क्योंकि मैंने बता दिया x ग्रेटर देन 0, तो इसके इधर जाओगे तो ये वाला इसको बोलेगा इधर चलो, ठीक है, y ग्रेटर देन नहीं, उसको बोलेगा ऊपर जाओ, और ये लोग बोल ही रहा है कि मैं इधर जाऊँगा, तो इन सब में जो कॉमन मिल गया ना वही फिजिबल रीजन है, सभी कंडीशन को फॉलो करते हुए जो कॉमन रीजन मिला वही क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन, ठीक है, बातें क्लियर। तो यहाँ पे 0 20 हो गया, अब इसको निकालना है तो निकाल सकते हो, y इक्वल टू एक्स, यानी यहाँ पर y रख दो, क्योंकि y इक्वल टू एक्स और ये कट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू अगर मैं x रख दूँ तो 3 1 4, x की वैल्यू 15 और ये 15, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, एक था ये, यानी ये वाला पॉइंट्स, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन थी, ये लाइन थी आपकी x प्लस वाई वाली, तो x प्लस वाई 10 था, और ये लाइन, ठीक है, ये दोनों कट कर रही हैं, सॉरी x प्लस वाई है और ये y इक्वल टू एक्स है ना, ये कट कर रहा है, y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे भी रख दो 2x, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स लाइन जा रही है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो x की जगह पर y, ठीक है, तो y की वैल्यू 5, ठीक है, बातें क्लियर। तो इस पॉइंट्स पे आपको क्या मिलेगा, z की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब रख लो यहाँ पे z की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 10 जा 90, यहाँ पे क्या होगा 180, यहाँ पे क्या होगा 45, और 15 9 135, 180, ठीक है। यहाँ पे 5 15, 5 9 45, 60, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो दो जगह पर क्या मिल रहा है, सेम वैल्यू मिल रही है। सेम वैल्यू का मतलब मैक्सिमम की वैल्यू दो जगह सेम मिल रही है। मिनिमम की तो वैल्यू एक हो गई, तो मिनिमाइज वैल्यू कहाँ पे देगा, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 पे, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देगा 0 20 और 15 15 पे, ठीक है। लेकिन जब ये दो पॉइंट्स कहाँ पर है, देखो 0 20 और 50 50, यानी ये रहा 0 20, सॉरी 0 20 कहाँ पर है आपका, ये रहा 0 20, ये रहा, और 15 15 कहाँ पर रहा आपका, 15 15 यहाँ पर रहा, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइन्स है ना, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट, मान लो ये C नाम है और इसका D नाम है, ऐसे C और D, ठीक है, C और D, C का कोऑर्डिनेट 0 20 था और इसका 15 15, ठीक है।
तो इन दोनों पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा था, देख रहे थे ना, दोनों पर मैक्सिमम मिल रहा था। तो इसका मतलब इस लाइन के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे, यानी यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे सभी क्या देंगे, 180 देंगे। क्या देंगे, 180 देंगे। तो एक रिजल्ट था कि जब मैक्सिमम वैल्यू दो पॉइंट्स पे सेम हो जाए तो उस दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए जो लाइन सेगमेंट बनाया है उस लाइन सेगमेंट पे जो भी पॉइंट्स हैं वो उतना ही वैल्यू देंगे, यानी 180 देंगे या जो भी वैल्यू होगा वही देंगे। यही कंडीशन मिनिमम के लिए भी होगा। दो पॉइंट्स अगर मिनिमम वैल्यू सेम दे रहे हैं तो उन दोनों लाइन पॉइंट्स को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं वो भी उतना ही मिनिमम वैल्यू देंगे। ठीक है, आप इसके अंदर कोई भी पॉइंट्स ले लीजिएगा उतना ही मिनिमम वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो एक ये रिजल्ट था जिसको आपको जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, बातें क्लियर। तो हमने बाउंडेड रीजन के बारे में समझ लिया, अनबाउंडेड रीजन के बारे में समझ लिया, और ये समझ लिया कि जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दो पॉइंट्स पे सेम आ जाए तब क्या कहानी होगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हमें कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर यूज होता है। डाइट प्रॉब्लम, जैसे कुछ दवा बनते हैं, उस दवा में कंपोजिशन होता है विटामिन का, मिनरल्स का, वो सब के बेस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो वो सब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे जिससे कारण हमारा कंसेप्ट बूस्टअप हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब बाउंडेड रीजन हो तो उस समय आपका सॉल्यूशन क्या होगा, कार्नर पॉइंट्स। कार्नर पॉइंट्स होते क्या है, कार्नर पॉइंट्स उनको बोलते हैं जहाँ पे जो ये लाइन है, बाउंड्री लाइंस, जैसे ये लाइन था आपका, एक बाउंड्री लाइन ये रहा, जहाँ पे कट कर रहा है यही क्या कहलाएगा, कार्नर पॉइंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्नर पॉइंट्स। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे थे कार्नर पॉइंट्स वही है जो फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन को हम कन्वेक्स पॉलीगन बोलते थे। कन्वेक्स पॉलीगन क्यों बोलते थे, क्योंकि इसके बाहर कोई डायगोनल नहीं बनेगा। या सिंपल सी बात है कि जो उसका इंटीरियर एंगल है वो 180 से बड़ा नहीं होगा, 180 से छोटा ही होगा, ये भी बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं आपके, कार्नर पॉइंट्स है। क्योंकि ये कार्नर पॉइंट्स कैसे मिले, दो लाइन के कट करने से। वो लाइन कौन थे, गिवन कंस्टेंट से लाइन बने हुए थे। ठीक है, गिवन कंस्टेंट से जो लाइन बना उस जहाँ पे कट कर रहे हैं वही क्या है, कार्नर पॉइंट है। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये क्या है, लीनियर कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, एक डिसिसिव वेरिएबल है। डिसिसिव वेरिएबल डिसाइड करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, बात क्लियर। तो इन सब चीज़ों को आप जानिए, क्योंकि देखो अगर हम बुक इस लैंग्वेज से पढ़ते हैं तो कंसेप्ट तो उतना बढ़िया क्लियर नहीं पता है। आप उसको प्रैक्टिकली समझो एग्जांपल से, क्योंकि एग्जांपल से हम समझते हैं तो सब चीज़ समझ आते हैं, धीरे धीरे हर एक कंसेप्ट को उसमें मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, बातें क्लियर। तो अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, एक डाइटिशियन है जो चाहती है कि दो काइंड्स के फूड एक्स और वाई को मिक्स किया जाए, और इस प्रकार मिक्स किया जाए कि जो मिक्सचर हो उसमें 10 यूनिट विटामिन ए हो और 12 यूनिट विटामिन बी हो और 8 यूनिट विटामिन सी हो। और जो ये 1 kg फूड लोगे ना आप, तो उसमें विटामिन का बताया है कितना होगा। तो देख सकते हो फूड एक्स और वाई करके है, जिसमें 1 kg अगर फूड एक्स लेते हो तो विटामिन ए कितना है, 1 यूनिट्स, और विटामिन बी कितना है, 2 यूनिट्स, और विटामिन सी कितना है, 3 यूनिट्स। और इसी प्रकार अगर फूड वाई लेते हो 1 kg तो विटामिन ए कितना है, 2 यूनिट्स, और विटामिन बी कितना है, 2 यूनिट्स, और विटामिन सी कितना है, 1 यूनिट्स। बातें क्लियर। ठीक है, अब बोला है कि 1 kg फूड का जो कॉस्ट है 16 रुपये kg है, और 1 kg फूड वाई का कॉस्ट 20 रुपये है। तो आप एक तरीका बताओ जिससे कारण ये लिस्ट कॉस्ट पड़े मिक्सचर के लिए। फाइंड द लिस्ट कॉस्ट ऑफ मिक्सचर विच विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डाइट। यानी लिस्ट कॉस्ट क्या होगा मिक्सचर का, जिससे कारण जो हमें डाइट मिल रहा है वो लिस्ट कॉस्ट में मिले। ठीक है, यानी यहाँ पर मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो एक बार आप थिंक करो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिनियर देखिए प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि एक डाइटिशियन है जो कि फूड एक्स और वाई को आपस में मिक्स कर रहा है, यानी मिक्सचर बना रहा है। और फूड एक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है। उसी प्रकार वाई में भी वही कहानी है। तो बोल रहा है कि अगर आप 1 kg, ये जो पूरा ये दिया हुआ है ये वाला, बोला है कि अगर 1 kg आप फूड एक्स लेते हो तो विटामिन ए 1 यूनिट मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 यूनिट। 1 kg फूड के लिए चार्ट है, 1 kg के लिए। ठीक है, बातें क्लियर। 2 यूनिट्स ये मिलेगा बी, और 3 यूनिट्स सी मिलेगा। इसी प्रकार वाई वाला 1 kg में ये मिलेगा। बातें क्लियर, 1 kg की बात है। तो 1 kg फूड का कास्ट कितना है, ठीक है, 1 kg फूड का कास्ट लिख सकते हो, कास्ट दिया है 16 रुपये। 1 kg फूड वाई का कास्ट 20 रुपये। अब बोला है फाइंड लिस्ट कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर का लिस्ट कॉस्ट क्या होगा, यानी जो आपका मिक्सचर है उसका लिस्ट कॉस्ट क्या होगा, कम से कम कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, ये बोला है। अब फिर अगला स्टेप क्या है कि जो मिक्सचर है एक्स प्लस वाई आपस में तो मिला दे रहा है दोनों को, फूड एक्स और वाई को। तो उसमें अब ये बोला क्या है कि जो विटामिन ए होगा मिक्स करने के बाद वो एटलीस्ट 10 होगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम 10 या उससे अधिक जा सकता है। और विटामिन बी क्या होगा, कम से कम 12 या उससे अधिक जा सकता है। और विटामिन सी क्या होगा, कम से कम 8 या उससे अधिक जा सकता है। ये मिक्स करने के बाद की बात है। 2 फूड्स एक्स और वाई को हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कितना लिस्ट कॉस्ट होगा इस सब चीज़ों पर। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट की तरह है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट, हम बोल देते हैं लेट x kg ऑफ फूड x, ठीक है, एंड y kg ऑफ फूड y। ठीक है, यानी x kg आप फूड x का ले लो और y kg फूड y का ले लो, दोनों का आपस में क्या कर लो, मिक्स कर। ये क्वेश्चन में क्या था कि जो डाइटिशियन थी वो बोली क्या थी कि 1 kg अगर आप फूड x लेते हो तो उसमें विटामिन ए 1 होगा, विटामिन बी 2 यूनिट्स होगा, और विटामिन सी कितना होगा, 3 यूनिट्स, यानी यूनिट्स में होंगे 1 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। और 1 kg फूड y लेते हो तो उसमें विटामिन 2 यूनिट्स होगा ए, और ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अब वहाँ पर बोला क्या कि 1 kg फूड का दाम 16 रुपये है, 1 kg फूड x का दाम 16 रुपये है, और 1 kg फूड y का दाम 20 रुपये है। अब पूछा कि आपसे फाइंड लिस्ट कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर का लिस्ट कॉस्ट क्या होगा, आपसे यही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो मिक्सिंग कर रही है। मिक्सिंग किसका कर रही है? फूड एक्स और वाई का आपस में मिक्स कर रही है। तो देखो मिक्सचर एक्स प्लस वाई, अगर हम बात करें जो ये मिक्सचर है यानी एक्स प्लस वाई को अगर मिला दिया जाए तो उसमें विटामिन ए के कंटेंट क्या होंगे? तो उसमें बोला है कि विटामिन ए जो है वो कम से कम 10 होगा, उससे कम नहीं होगा। तो हम बोलेंगे विटामिन ए का कंटेंट क्या होगा? 10 या 10 से अधिक होगा। अब बोला है ना मिक्सचर एक्स प्लस वाई, इन दोनों को मिलाने के बाद यानी वो कर क्या रही है? फूड एक्स और फूड वाई को मिला रही है। तो विटामिन ए क्या होगा? 10 या 10 से अधिक होगा। विटामिन बी क्या होगा? उसमें बोला गया बुक में 12 यानी क्वेश्चंस में कि 12 होगा, यानी 12 एटलीस्ट 12 होगा, 12 से कम नहीं होगा। ठीक है। अब विटामिन सी कितना होगा? एटलीस्ट 8 होगा, 8 होगा, उससे कम नहीं होगा, 8 या उससे बड़ा होगा। ठीक है। तो हमने ये सब बना लिया, तो ये एक कंस्टेंट हो गया। ठीक है। अब हम बोलेंगे क्या कि सपोज 1 kg में तो आपका 1 यूनिट विटामिन है, तो हम मान लेते हैं कि जो मेरा फूड एक्स है वो x kg लेती है। लेट x kg ऑफ फूड x एंड y kg ऑफ फूड y वो टेक करती है। ठीक है, लेती है। तो उस समय क्या होगा? उसका जो z होगा ना, z मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो क्या हो जाएगा? तो देखो 16x, क्योंकि x वाले फूड जब लोगे 1 किलो तो 16 रुपये दाम है, तो x kg तुमने ले लिया ना, तो 16x हो जाएगा। और y वाला कितना हो जाएगा? y इंटू 20 यानी 20y हो जाएगा सीधे, आप बोल सकते हो। ठीक है, बातें क्लियर? तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। बातें क्लियर? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्यों? क्योंकि हमें बोला गया फाइंड लिस्ट कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर का लिस्ट कॉस्ट क्या होगा? मिक्सचर मतलब दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, तो लिस्ट कॉस्ट का मतलब उनके दाम से ही तो मतलब हमें इसी को हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। हमारा पर्पज़ क्या है? इसको मिनिमाइज करना। क्या करना? मिनिमाइज करना या लिस्ट करना। ठीक है, बातें क्लियर? अब देखो ये तो पूरा क्लियर हो गया, लेकिन अब इसमें कंस्टेंट क्या है? कंस्टेंट समझते हैं हम लोग। तो कंस्टेंट आपका ये देगा, देखो यहाँ पर, तो विटामिन ए, तो विटामिन ए यहाँ पर कितना होगा? आप देखो इससे कंस्टेंट हम बनाते हैं, तो विटामिन ए आप ध्यान से देखोगे एक्स, अगर फूड एक्स kg लेते हो तो विटामिन ए कितना होगा? x इंटू 1 होगा। अगर आप फूड x किलो लेते हो तो यहाँ पर बोला है 1 किलो अगर x लेते हो तो 1 यूनिट विटामिन मिलेगा, तो x kg लोगे तो x इंटू 1। इसी प्रकार फूड वाई में आ जाओ, 2 यूनिट विटामिन है 1 किलो में, तो y kg में कितना होगा? 2 इंटू वाई। और ये किससे बड़ा होगा और किसके इक्वल होगा? 10 के बराबर, क्योंकि बोला एटलीस्ट 10 होंगे, 10 से अधिक होंगे। ठीक है, बात क्लियर? अब यहाँ पे इसी प्रकार b के लिए आप आ जाओ, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू आर लेस देन 12। ठीक है, इसी प्रकार c के लिए आ जाओ, 3x प्लस 1y इक्वल टू आर लेस देन 8। ठीक है, बातें क्लियर? तो ये क्या होंगे? आपके कांस्टेंट हो गए। और कांस्टेंट में एक चीज़ क्या होता है? x इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये भी कांस्टेंट में होता है, आपको मालूम होगा इतना। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि x और y क्या होगा? नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी 0 से छोटे नहीं होंगे, माइनस में नहीं होंगे। ठीक है, बातें क्लियर? तो ये आपका पूरा कांस्टेंट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। इसी को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो हम ऐसे बना लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 6 7 8 9 10। ठीक है, ऊपर भी बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? x प्लस 2y। तो यहाँ पर अगर मैं x0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी? 5। x0 तो y की वैल्यू 5, यानी ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, x0 5। अब दूसरी बार y0 रख दो तो x की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे मिला दो, ऐसे ही आप मिलाओगे तो एक लाइन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन है इसलिए हम इसको डार्क कर रहे हैं। अगर इक्वल नहीं होता तो हम क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, बात क्लियर? अब ये देखो बोला है कि ग्रेटर देन 10, यानी 10 से बड़ा होगा। ये पूरी वैल्यू 10 से बड़ी होगी। तो क्या तुम ओरिजिन के साइड में आओगे तो 10 से बड़ा मिलेगा? क्योंकि अगर मैं इसके इधर आता हूँ, इस हाफ प्लेन में, इधर वाले हाफ प्लेन में, ये तो ओरिजिन है, तो 0 0 रख के चेक कर लो, क्या 10 से बड़ा है? नहीं है। तो हमारा आंसर किधर भागेगा? इधर की तरफ, यानी ये रीजन किधर जाएगा? अपर हाफ प्लेन, यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, इसी प्रकार इसमें आ जाओ, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे इन दोनों को मिला दो। ठीक है, आपने मिला दिया। बातें क्लियर? यहाँ तक पॉइंट समझ रहे हो आप? ठीक है, तब अब इक्वेशन का नाम भी रख सकते हो यहाँ पर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है x प्लस 2y इक्वल टू 10। इस वाले इक्वेशन का नाम क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल 12। ठीक है, अभी देखो हम बस ये लाइन का इक्वेशन लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये तो इस तरह है, इनइक्वालिटी वाला है। ठीक है, अब देखो ये ग्रेटर देन 12 बड़ा है, तो इधर आओगे, अगर मान लो ये जो लाइन है, इस लाइन से इधर वाले प्लेन में आओगे तो यहाँ पर ओरिजिन है, यानी 0 0 पुट करके चेक करोगे तो 12 से तो बड़ा नहीं मिलेगा, यानी मेरा आंसर किधर भागेगा? इधर ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, रिजल्टेंट मेरा ऊपर की तरफ भागेगा। बातें क्लियर? ठीक है, एंड समझ रहे हो आप? अब नेक्स्ट वाला इक्वेशन क्या है? y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू 8/3, 8/3 का होगा यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 8 का मतलब थोड़ा हम ऊपर जाएंगे, 7 8। ठीक है, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ये रहा, ऐसे मिल गया। ठीक है, बातें क्लियर? यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो एक लाइन मिलाइए। यहाँ पे तो ग्रेटर देन 8 बोला है, तो क्या अगर मैं x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 रखूँ तो 8 से बड़ा आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब मेरा ग्राफ किधर की तरफ होगा? सॉल्यूशन इधर ऊपर की तरफ। बातें क्लियर? ठीक है, अब देखो ये 3 तो इक्वेशन हो गए, अभी बचा एक और इक्वेशन, ये दो। तो x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 का मतलब इधर होगा, y ग्रेटर देन 0 का मतलब ऊपर होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। लेकिन हम इन जो ये बाउंड्री डार्क किए हैं इस इक्वेशन के हेल्प से, इन इक्वेशन के हेल्प से, उस बाउंड्री में हमें कॉमन रीजन खोजना है। तो कॉमन रीजन क्या होगा? देखो आपका ये वाला, ये पॉइंट सबसे, ये वाला कॉमन रीजन ऊपर है सबसे, ये रहा ऐसे। ठीक है, ये रहा। उसके बाद कॉमन रीजन में क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, ये
फिर आपका ऐसे, क्योंकि देखो ऊपर वाला ही रीजन होगा क्योंकि सब लोग तो ऊपर ही भाग रहे हैं ना। ऐसे ध्यान से देखो, आप समझ में आएगा। पहले यहाँ से ऐसे होगा ऊपर, फिर यहाँ पे पॉइंट्स है जहाँ पे ये मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। बातें क्लियर, आप समझ रहे हो पॉइंट को। फिर यहाँ पर होगा एक ऐसे, ठीक है, जहाँ पे ये मिल रहे हैं, ठीक है, और उसका सब ऊपर होगा, यानी ये वाला फिजिबल रीजन है। लेकिन ये अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम मिनिमम तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम में और नॉट में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्नर पॉइंट आप देख सकते हो कि कार्नर पॉइंट ये होगा, इसका नाम हम ए रख लेते हैं, इसका नाम हम डी रख लेते हैं। तो ए कार्नर पॉइंट्स क्या आपका देख सकते हो, ए कार्नर पॉइंट्स आपका है 0.8, डी कार्नर पॉइंट्स क्या आपका 10.0, ठीक है। बातें क्लियर, ये 0.8 हो गया, ये क्या हो गया 10.0, ठीक है। अब आते हैं इस पॉइंट को, क्या हम इस पॉइंट्स को बता सकते हैं, ये वाला हम कैसे बताएंगे। तो ये वाला बताने के लिए आपको कौन सा लाइन लेना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, दो लाइन यहाँ पर टच कर रही है, कौन कौन लाइन, एक लाइन ये ऐसे गई है, ठीक है, ऐसे, और दूसरी लाइन कौन टच कर रही है, दूसरी लाइन ये टच कर रही है, ऐसे गई है ये। तो यहाँ पर किसका किसका सोल्यूशन होगा, 2x + 2y = 12, और एक लाइन इसका नाम क्या था 3x + y = 8, ठीक है, 3x + y = 8, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कौन मिलेगा, ये b मिलेगा, ठीक है। तो b सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x 2y 16 कैंसिल, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। बात है क्लियर। यहाँ पे 4 तो x की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू क्या होगी 1 पुट कर दो किसी में, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 5, तो b कितना हो जाएगा 1 5, ठीक है। बात है क्लियर। इसी प्रकार इस c वाले को कैसे पता करेंगे, तो c वाले में देखो लाइन कौन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। तो इसको कौन सा इक्वेशन लेंगे, 2x + 2y = 12, ठीक है। और एक लाइन ये रही x + 2y = 10, x + 2y = 10, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये मिला x, ये मिला 2, तो x की वैल्यू 2 और 2 की वैल्यू पुट कर दो तो y की वैल्यू 4। बातें क्लियर, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपके कार्नर पॉइंट्स आ गए। कैसे पॉइंट्स हैं ये, कार्नर पॉइंट्स है। इसी कार्नर पॉइंट्स पे क्या मिलेगा आपका z का वैल्यू, z जो मेरा एक लीनियर फंक्शन है या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हर एक पॉइंट्स पर आप वैल्यू पुट के निकाल सकते हो, ठीक है। तो 0.8 रख दो इस वाले इक्वेशन में, तो पहले क्या होगा 160, 10 रखो, 10 रखोगे तो आपका 160, ठीक है। अब 15 रख दो 116, 2 4 रख दो 112, ठीक है। बातें क्लियर। तो आपके जेड के अलग अलग वैल्यू आ गए। तो यहाँ पर मैं बोला क्या था, मिनिमाइज़ करने के लिए। तो जो मेरा मिनिमाइज़ करने के लिए जो पॉइंट्स होंगे कार्नर पॉइंट्स वो क्या होंगे 2 और 4 होंगे, यही तो कार्नर पॉइंट्स हैं 2 और 4। तो क्या ये आंसर में होगा, यह मे भी हो सकता है और मे नॉट भी हो सकता है। तो हम कैसे चेक करेंगे, जब कोई मेरा जो फिजिबल रीजन है जब ये बाउंडेड ना हो तो उस समय हम क्या करेंगे। तो उस समय हम सिंपल सी बात है कि जो मेरा मिनिमम वैल्यू है इसका हेल्प लेते हैं और जो मेरा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें एक रिलेशन पैदा करते हैं, इन इक्वेशंस बनाते हैं। तो वो इन इक्वेशंस कैसा बनेगा, तो 16x + 20y > किससे होगा 112 से। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जब रीजन अनबाउंडेड हो तो उस समय हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को टेक करते हैं और उसको किससे मिनिमम दिखाते हैं, जो मेरी मिनिमम वैल्यू आई है इस कार्नर पॉइंट के है। तो अब जो ये आपका एक इक्वेशन बना इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इस x और y एक्सिस पर, ठीक है। तो होगा क्या, आप देखो ये कट सकता है 4 से, तो 4 चौके 16, 4 5 20 और 4 एकम 4, 4 8 32, ठीक है 58। तो एक बार y की वैल्यू 0 ले लो तो x की वैल्यू क्या होगी 4.5। समझ सकते हो बात को, मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 8 32, 28 होगा। एक बार y की वैल्यू 0 ले लो तो x की वैल्यू 7, यानी यहाँ पर आ जाओगे। एक ये हो गया पॉइंट। दूसरा, अगर आप x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 लेते हो तो x की वैल्यू 7 हो गया। अगर x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू क्या होगी 5.6, तो 5.6 यहाँ पर होगा, ऐसे बीच बीच में, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाना है, तो मिलाने का मतलब डॉटेड मिलाओगे। कैसे मिलाओगे, डॉटेड, कैसे, ठीक है, ऐसे आप डॉटेड मिलाओगे। क्यों डॉटेड मिलाओगे, कि आप समझ रहे हो कि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसीलिए हम डॉटेड मिला रहे हैं, ठीक है। ऐसे डॉटेड मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ पर वो डॉटेड है, ऐसे ही डॉटेड है, ठीक है। बातें क्लियर। तो अब देखो ये <= 112 बोला है, 112 का <= का मतलब क्या है, आपका फिजिबल रीजन यही है, देखिए ध्यान से। फिजिबल रीजन आपका ये है ऊपर वाला, वैसे कटिंग बना ये सब फिजिबल रीजन ऊपर वाला, बस ये रीजन है, ये आपका पूरा फिजिबल रीजन है, ये इधर वाला सब ऊपर वाला, ठीक है, ये इसके ऊपर वाला, ठीक है। लेकिन जो ये आपका डॉटेड लाइन है वो क्या बोला 112, यानी <= 112। तो अगर आप इधर आओगे तो ओरिजिन पड़ेगा, तो ओरिजिन रख के चेक कर लो तो 112 से छोटा आएगा, यानी जो मेरा डॉटेड लाइन है उसका रीजन कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ। तो देखो जो ये डॉटेड लाइन है वो डॉटेड लाइन पूरा नीचे की तरफ है, लेकिन जो मेरा फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन यानी जिसमें मेरा सॉल्यूशन मिलने वाला था ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, ठीक है, वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये फिजिबल रीजन ऊपर की तरफ है, लेकिन ये जो लोअर हाफ प्लेन है नीचे की तरफ, ये इसमें ना कोई इंटरफेयर किया है ना कोई इसमें कॉमन पॉइंट्स दिया है। इसी कारण यहाँ पर मेरी मिनिमम वैल्यू किस पे मिल जाएगी, इस पे मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि जो मैंने मिनिमम वैल्यू माना है ना 112 से नीचे माना है,
112 से नीचे माना है, तो 112 से नीचे मानने का मतलब कि आपका 112 के नीचे कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। अगर यही लाइन जो ये डॉटेड लाइन है, अगर ये इसमें घुस जाती या इस पे बॉर्डर पर टच होकर यहाँ पर थोड़ा जाती, थोड़ा भी इंटर कर जाती इसके अंदर, तो समझ जाना कि मिनिमम वैल्यू ये 112 नहीं है, उससे कम है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, बातें क्लियर। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अगर मिनिमम के लिए पूछा है तो लेस देन मिनिमम दिखाते हैं, उसके बाद उसका ग्राफ ड्रा करते हैं लाइन, और चेक करते हैं कि क्या ये लाइन का जो रीजन है, देखो डॉटेड लाइन का रीजन नीचे होगा क्योंकि लेस देन बोला है, तो क्या डॉटेड लाइन का जो रीजन है हाफ प्लेन क्या इस फिजिबल रीजन से मैच तो नहीं कर रहा है, क्या उसके अंदर तो नहीं है, क्या उस पर टच तो नहीं कर रहा है, क्या कोई इस पर पॉइंट कॉमन तो नहीं है। अगर पॉइंट कॉमन हो जाता कोई भी या टच कर जाता उस रीजन में, तो उस समय हमारा क्या होता, मिनिमम वैल्यू नहीं मिलता, उस समय मिनिमम वैल्यू 112 से नीचे हो सकता था। ठीक है, बातें क्लियर। इसीलिए इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका मिनिमम मिलेगा, किस पे मिलेगा, 2 और 4 पे मिलेगा। बातें क्लियर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जिसको समझना बहुत जरूरी था कंसेप्चुअली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, 2 गोडाउन्स हैं ए और बी नाम करके, उनमें कुछ ग्रेन है यानी अनाज है जिसमें कैपेसिटी क्या है 100 कुंटल से में रहेगा और बी में 50 कुंटल। ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई हो रहा है 3 राशन शॉप पे, यानी 3 राशन की दुकानों पे इसको सप्लाई किया जा रहा है। डी, ई और एफ पे सप्लाई किया जा रहा है, जिसका रिक्वायरमेंट क्या है 60, 50 एंड 40 कुंटल, यानी डी पे 60 कुंटल आ सकता है, ई पे 50 कुंटल और एफ पे 40 कुंटल। जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है पर क्विंटल वो दिया हुआ है, यानी 1 कुंटल आप ले जाओगे तो कितना भाड़ा लगेगा वो दिया हुआ है। तो डी पे ए गोडाउन से लाओगे तो 6 रुपया, बी गोडाउन से लाओगे तो 4 रुपये। इसी प्रकार ई और एफ का भी दिया है वहाँ पे लाओगे तो हाउ शुड द सप्लाई बी ट्रांसपोर्टेड, कैसे सप्लाई को ट्रांसपोर्टेड किया जाए कि कारण जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम हो, मिनिमम मतलब मिनिमम कॉस्ट पड़े, खर्च कम हो और उसमें काम मेरा बन जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसको ट्राई करो। 2 गोडाउन से ए और बी, ए के पास 100 कुंटल अनाज है और बी के पास 50 कुंटल है, और उस गोडाउन से 3 राशन शॉप है, डी और ई और एफ, उन राशन शॉप पे आ रहा है। लेकिन जब आ रहा है ए से डी की तरफ तो 6 रुपये भाड़ा लग रहा है पर क्विंटल्स, कितना पर क्विंटल 6 रुपये लग रहा है, और बी के पास आ रहा है तो कितना लग रहा है 4 रुपये पर क्विंटल्स, और इसी प्रकार ई के पास आ रहा है तो 3 रुपये पर क्विंटल। इसी तरह दिया है भाड़ा जो है ना रेट, यानी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है पर क्विंटल है, पर क्विंटल। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम आपको बोला है कि जो मेरा जेड फंक्शन है, जेड मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट वाला, उसको आपको क्या करना है मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज मतलब कम करना है। ठीक है, ये हमें दिया है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पिक्चर ड्रा करेंगे। वो पिक्चर क्या होगा तो देखिए, यहाँ पर मान लो ए है। ठीक है, ए से के कहाँ गया, ए से गया आपके पास, डी पे पास गया, ई के पास गया, और किसके पास गया, एफ के पास गया। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ से डी और ई एफ को तो ए ने भेज दिया, लेकिन अब बी भी तो भेजेगा, तो बी ऐसे भेजेगा, ऐसे भेजेगा, ऐसे भेजेगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है जिसके कारण आप इजली समझ जाओगे। वर्ड प्रॉब्लम में लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि यहाँ पर टाइम लगेगा, इससे इजली समझेंगे। देखो, तो ए के पास कितना है बोल सकते हो 100 क्विंटल्स। ठीक है, बी के पास कितना है 50 कुंटल। तो मान लो ए ने इसको x क्विंटल दे दिया और इसको y कुंटल। ओके, क्लियर। अब डी के पास कितनी कैपेसिटी है ये भी चेक कर लेते हैं। डी कितना रख सकता है ये भी बोला गया है कि डी कितना अपने पास रख सकता है। डी की कैपेसिटी है 60, 50, 40, ये कैपेसिटी है इनकी। किसकी, डी वाला 60 क्विंटल लग सकता है, ई वाला 50, एफ वाला 40 कुंटल। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई, यानी डी के पास 60 रहना है, ई के पास 50 कुंटल और एफ के पास 40 कुंटल। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, 6, 5, 11, 4, 15, 150 कुंटल है, ये 100 दे रहा है, बी 50 दे रहा है, 150 कुंटल है। ठीक है, तो डी के पास कितना रहना है 60, तो इसने x कुंटल दे दिया तो ये कितना देगा 60 माइनस एक्स। ई के पास कितना रहना है 50। ठीक है, 50, इसने y दे दिया तो इसको कितना मिलेगा 50 माइनस वाई। ओके, कैसे हो गया 50 माइनस वाई। अब देखो यहाँ पर f है, f के पास कितना है 40 कुंटल की हो सकता है। ठीक है, 40 कुंटल की। तो यहाँ पर देखो ये पूरा 100 है, 100 कुंटल में x चला गया, y चला गया, तो अब कितना बचा हुआ देगा, बचा हुआ दे देगा इसको पूरा 100 माइनस एक्स माइनस वाई। भाई 100 कुंटल है ना, तो x चला गया, y चला गया, तो बाकी बचा हुआ इसको मिल जाएगा आपको 100 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, इनको चाहिए 40 कुंटल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना तो इनको मिल गया यहाँ से, अब 40 कुंटल इनको करना है तो कितना ये लेंगे, ये लेंगे क्या 40 माइनस 100 प्लस एक्स वाई, यानी x प्लस वाई माइनस 60 लेंगे। क्यों, क्योंकि पूरा 40 कुंटल है, इधर से इतना आ गया, मान लो 10 केजी आ गया तो बचेगा कितना 40 माइनस 30, यानी 40 में से इसको माइनस ही तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको यहाँ से ये मिल गया। बातें क्लियर। ठीक है, तो ये पूरा हमने एक पिक्चोरियल ड्रा कर लिया। ठीक है, समझने के लिए इजी वे में। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब आप जानते हो कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, ए से डी पे लाओगे तो 6 रुपये यहाँ पर दिया है। ठीक है, ए से ई पे लाओगे तो 3 रुपये पर कुंटल, यहाँ पे लाओगे तो 2.5 रुपीज़। ठीक है, अब बी पे लाओगे, बी से डी पे लाओगे, बी से डी पे तो 4 रुपये, और यहाँ पे कितना है 2 रुपये, और यहाँ पे कितना है 3 रुपये। बातें क्लियर, ये पर क्विंटल का रेट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो टोटल जो मेरा जेड होगा ट्रांसपोर्टेशन कास्ट टोटल वो क्या होगा 6 रुपये 1 कुंटल लाने में। तो यहाँ पे ए कितना इनको भेज रहा है, x क्विंटल भेज रहा है, तो 6 इंटू एक्स ये हो गया। अब फिर 3 इंटू वाई, फिर 2.5 इंटू 100 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये सब चार्ज हो गया, टोटल चार्ज है। फिर बी वाला कहानी है 60 माइनस एक्स
इंटू 4, फिर 50 माइनस वाई इंटू 2, फिर 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। समझ रहे बात को आप? ठीक है, समझ भी रहे होगे। ठीक है, देखो कैसे मैंने क्या है कि जेड क्या है मेरा ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। तो भाई ए वाले ने एक्स कुंटल दिया, 6 रुपये पर कुंटल रेट है, तो 6 इंटू एक्स नहीं करोगे, करोगे? ऐसे ही सब में कर देना, ऐसे ही सब में कर देना है। ठीक है, बातें क्लियर? अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा 6x प्लस 3y प्लस 250 माइनस 2.5x माइनस 2.5y 240 माइनस 4x 2 × 5 = 50 माइनस 2y 30x 30y माइनस 3 × 6 = 1800 होगा। ठीक है, बातें क्लियर? आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा 6, ये 0.25। ठीक है, ये 6 में से 4 गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर सभी x को एक साथ कर लेते हैं। ये रहा x, ये रहा x, ये रहा x। ठीक है, बस इतने x हैं आपके पास। ठीक है, चेक कर सकते हो। 6 तो ये 36 और ये माइनस है, 36 में से 6.5 गया 29.5, 29.5x। ठीक है, अब y वाला सॉल्व कर लो। y ये रहा। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 3 था। ठीक है, ध्यान से देखिए क्योंकि 3 रुपये है ना, हम ये करना था। ठीक है, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर होगा 3x और होगा ये 3y और ये होगा माइनस 180। ठीक है, तो बड़ा मिस्टेक था ब्लंडर। ठीक है, हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 6 हो गया आपका, प्लस वाला एक साथ कर लेते हैं। 6 3 9, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 2 गया 2.5x। ठीक है, 3 में से 0.55 0.55 1.5y 1.5y प्लस 1.5y। ठीक है, अब नंबर 250 240 490 और 100 590, 590 में से 180 गया 410। तो ये आपका एक इक्वेशन आया जो कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट के बारे में था। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा आ गया। अब कंस्टेंट की बात करेंगे। कंस्टेंट क्या है, यानी बाधाएं क्या हैं। तो कंस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर जो है ना ये x, तो ये x कुंटल तो आपको मालूम ही है कि नॉन निगेटिव होगा, y भी क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये भी क्या होगी, ग्रेटर देन ही होगी। 100 माइनस x माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक होगा। अब अगली बार में ये भी क्या होगा, 60 माइनस x, ये भी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 50 माइनस वाई, ये भी क्या होगा आपका, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो, क्योंकि जब दोगे तो आप या तो 0 दोगे, बोला है ना कि भाई 0 दोगे या तो कुछ ना कुछ दोगे, 2 kg दोगे, 2 कुंटल दोगे, या 0 कुंटल दोगे, तो कुछ ना कुछ तो दोगे, निगेटिव दोगे ना, इसीलिए सबको मैंने पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 कर दिया। ये भी क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बातें क्लियर? इतने कंस्टेंट आपके बनके तैयार हो गए। अब इन कंस्टेंट को थोड़ा हम सिंपल कर लेते हैं। तो सिंपल में क्या होगा, देखिए ये तो सिंपल है, ये दोनों सिंपल हैं, इनको सिंपल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, चलो आप ऐसा भी कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, अब चलते हैं हम ग्राफ की तरफ, कैसे हम ग्राफ इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, मेरे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहा, ये कंस्टेंट रहा। ठीक है, अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला कांस्टेंट क्या है, x ग्रेटर देन 0 समझ में आ रहा है, y ग्रेटर देन 0। अब ये रहा कांस्टेंट है कि, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 50 ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं, समझ रहे आप चीज़ों को। अब यहाँ पर y ऐड करो तो प्लस वाई, तो यहाँ पे प्लस वाई करोगे तो y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 50। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इस वाले का क्या होगा, तो इस वाले में भी वही कहानी होगा, 100 इज़ ग्रेटर देन x प्लस वाई। इसमें भी क्या होगा, 60 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। ठीक है, इस वाले में होगा। ठीक है, इस वाले में क्या होगा, तो इस वाले में आपका x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। चेक कर सकते हो आप। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम होगा। यहाँ पर माइनस 60 है तो हम प्लस 60 ऐड इधर करेंगे, तो इधर भी प्लस 60 ऐड करेंगे। ठीक है, साइन चेंज नहीं होता है, आते याद रखिएगा प्लस करते टाइम। ठीक है, देखिए पहला क्या है, 100 इज ग्रेटर देन x प्लस वाई। तो इसका अगर आप कैसे ड्राफ करेंगे, सिंपल इसको पहले स्ट्रेट लाइन मारेंगे, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 100 होगी। अब यहाँ पर हमें थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि ग्राफ को कैसे हम बढ़िया से ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 है, बड़ा वैल्यू है कोई, तो कोई बड़ी वैल्यू है तो आप क्या कर लो, इसको 20 का खाना मान लो। ठीक है, जैसे 20 40 60 80 100। ठीक है, टाइम सेव करते हैं हम लोग। ठीक है, 20 40 60 80 100। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 100, यहाँ पर हो गया। फिर ये वाला y 0 तो x 100। ठीक है, देखो जब भी सॉल्व करते हैं ना इन इक्वेशंस को, तो पहले हम इसको स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, ये इक्वल है इसके बराबर बोल देते हैं, उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं, और उसके बाद क्या है उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। ठीक है, तो पहले हमने ऐसे इसको लाइन ड्रा कर लिया ऐसा। ठीक है, अब हमारी थिंकिंग क्या होगी कि जो x प्लस वाई है वो 100 से छोटा है, यानी 100 से छोटा है। तो छोटा आने का मतलब क्या, अगर मैं इधर आऊँगा तो छोटा नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई, क्योंकि इधर आओगे तो ओरिजिन तो आपका है ना, तो ओरिजिन की वैल्यू 0 0, तो 100 से छोटा मिल जाएगा। बातें क्लियर? तो इधर होगा इसका जो हाफ प्लेन होगा इधर होगा, इस लाइन का। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया इसका। ठीक है, इसको हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इसका नाम 100 इजकल टू x प्लस वाई। ठीक है, लिख लिया। सेकंड वाले का
x इज़ लेस देन 60, x की वैल्यू लेस देन 60 होगी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, समझ रहे हो कैसे। तो यहाँ पे 60 है आपका, तो ये लाइन ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे 60 से पास करेगा, ठीक है, जस्ट 60 से आपका पास करेगा, ठीक है। और जो रीजन होगा इसका वो किधर रीजन होगा, x इज़ लेस देन 60, तो इधर होगा, ठीक है, इधर रीजन होगा, ठीक है, इधर वाला, बात क्लियर, ठीक है। इसका आप नाम भी रख सकते हो, x इज इक्वल टू 60 वाला है, ठीक है। अब 50 इज़ लेस देन y, 50 जो है वो सॉरी y इज़ लेस देन 50, तो यहाँ पर होगा, ठीक है, ऐसे लाइन होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है, बात क्लियर। इसका नाम क्या होगा, y इक्वल टू 50 वाला लाइन, ठीक है। और जो वैल्यू होगी वो नीचे होगी, नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है, बात क्लियर। अब बचा क्या, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, काम खत्म, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस बचा ये x प्लस वाई। अब इस वाले का बनाना है, यानी x प्लस वाई एक बचा है यही ना, x प्लस वाई इक्वल टू 60 वाले का, तो x की वैल्यू 0 रख दो तो y की वैल्यू 60 यहाँ पर होगा, फिर y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू 60 यहाँ पे, ऐसे ऐसे एक लाइन पास होगा, ऐसे, ठीक है। अब इसको चेक कर लो कि ये कौन सा हाफ प्लेन लेगा, तो यहाँ पर बोला क्या गया है, 60 इज़ लेस देन x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 60 होगी, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 60, ठीक है। तो अगर तुम इधर आओगे तो ये ओरिजिन है, तो 0 0 इस पर पुट कर देना, तो क्या तुम्हारा ये वैल्यू 60 से बड़ा है, नहीं, तो मेरा सॉल्यूशन किधर जाएगा, इधर ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। तब आपको कॉमन रीजन खोजना है, कॉमन रीजन का मतलब जो मेरे ये लाइंस क्रिएट हुए हैं या जो बाउंड्री लाइंस बने हैं उस पर कॉमन रीजन क्या है, तो आप देख सकते हो ये लाइन का नीचे है तो ये हो गया, इस लाइन का ये रहा, ठीक है, इस लाइन का ये रहा और इस लाइन का ये रहा, ठीक है। तो आपके कॉमन रीजन क्या बन जाएंगे, ये बन गया, देखिए ऐसे, ये बन गया ऐसे, फिर ये बन गया ऐसे, फिर ये बन गया ऐसे, सभी नीचे की तरफ आए, आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कॉमन रीजन रहा, तो इसका नाम भी रख सकते हो आप, ठीक है। ये स्मॉल है, ये वाला बी, ये बी, ये वाला सी और ये वाला डी, समझने के लिए, ठीक है। देखो मैंने ये लाइन क्यों लिया, क्योंकि ये इधर का नीचे रीजन बता रहा है ना, और ये ऊपर वाला लाइन इधर बता रहा है, लेकिन ये कॉमन रीजन ये है, ठीक है, तो इसलिए हो गया। तो एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा आपका 60 0, बी कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, बी कोऑर्डिनेट ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, सी कोऑर्डिनेट भी आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। डी कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो डी कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो ये रहा, इसको भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब हमें बी कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बी आपका ये रहा, तो इस लाइन पे कौन कौन मिल रहा है, देखिए एक ये ऐसे गया है, x इक्वल टू 60 है, और एक लाइन ये ऐसे गया है, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। तो x की वैल्यू 60 रखो तो y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 60 तो y की वैल्यू 40, तो b वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू 60 तो y की वैल्यू 40, ओके। तो b का कोऑर्डिनेट आ गया मेरा, ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। अब c का निकालना है, तो c पे कौन कौन लाइन जा रहा है, एक ऐसा लाइन गई है y इक्वल टू 50, ये आप लिख सकते हो फार b के लिए था। अब c के लिए क्या होगा, तो c के लिए y इक्वल टू 50 और एक लाइन ऐसे गई है 100 प्लस x प्लस वाई, ठीक है, बातें क्लियर, पॉइंट समझ रहे हो। तो y की वैल्यू 50 रखो, तो x की वैल्यू 50 50, दोनों 50 50 हो गया। अब d की वैल्यू लो, तो d की वैल्यू क्या है, ये रही, तो d पे कौन कौन लाइन है, एक ऐसे लाइन है, दैट इज़ अ d, तो फार d के लिए बोल सकते हो, d के लिए हम क्या कर रहे हैं, फार d, तो d के लिए y इक्वल टू 50 और एक लाइन ऐसे गई है, ठीक है। तो इस लाइन का नाम क्या है, अभी जो मैंने इधर किया ऐसे, ये है आपकी x प्लस वाई 60, यानी x प्लस वाई 60 वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या है, x प्लस वाई 60 वाली लाइन है, ठीक है, पॉइंट्स आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या करो, y की वैल्यू 50 रख दो तो x की वैल्यू 10, बात आप समझ रहे हो कि d तो भाई यहाँ पर है ना, तो ये तो 50 वाली लाइन है ही, तो इस पर हर जगह 50 होगा, बस x निकालना तो x 10 के करीब होगा, ठीक है। अभी आपके कार्नर पॉइंट्स हो गए, क्या हो गए, ये कार्नर पॉइंट्स हो गए। जब भी आपके कार्नर पॉइंट्स आ गए तो आपको करना क्या है, आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना था, ठीक है, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते जाओ, तो जैसे ही रखोगे y 0 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 150 और 150 इसमें जोड़ दो, तो इस पर क्या मिलेगा, z की वैल्यू 560, ठीक है। अब इस वाले पे क्या मिलेगी, z की वैल्यू 60, तो 150 और ये 60, 210 620, यहाँ पे 50 125, ठीक है, और यहाँ पे 50 75 200 और ये 610, ठीक है। यहाँ पे 10 25, यहाँ पे 50 75 85 सॉरी 25 और 75 100 510, ठीक है, बातें क्लियर। तो आपको मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिली, 10 और 50 पे, यानी आप जो x लाओगे ना, x कितना लाओगे 10 कुंटल, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 10 कुंटल, और y कितना लाओगे 50 कुंटल, तब जाके आपका जो कॉस्ट होगा ना ट्रांसपोर्टेशन का मिनिमम होगा। इसका मतलब a वाला d को 10 कुंटल देगा और a वाला e को कितना देगा 50 कुंटल और c को कितना देगा 40 कुंटल, समझ रहे हो कि नहीं, इसमें माइनस कर देंगे। इसी प्रकार ये 10 कुंटल तो पा गया, तो b वाला इसको कितना देगा 40 कुंटल देगा, क्योंकि 10 माइनस कर देंगे, सॉरी 50 कुंटल देगा ना, 50 कुंटल देगा क्योंकि 10 माइनस कर देंगे ना।
और इसमें क्या देगा 0 0 देगा, क्यों 0 0 देगा, क्यों समझ रहे हो, पूरा 50 उधर चला गया तो बाकी 0 0 क्विंटल देगा। ठीक है, बातें क्लियर। तो इस प्रकार आप करोगे तो आपका जो कॉस्ट है ना ट्रांसपोर्टेशन का वो मिनिमम आएगा। तो क्वेश्चन बहुत जानदार था, इसमें आपको समझ को डेवलप करना था कि, और यहाँ पर आप देखे थे कि जो मेरा फिजिबल रीजन ये बाउंडेड फिगर है। बाउंडेड क्यों, क्योंकि जो मेरे कंस्टेंट है उस कंस्टेंट्स के हेल्प से मैंने रीजन को ड्रा किया, तो ये बाउंडेड निकला। देखो ये कॉमन रीजन। ठीक है, बातें क्लियर। कॉमन रीजन का मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे सब चीज़ें कॉमन हो, सबका हक हो वहाँ पे। जैसे कि पब्लिक हॉस्पिटल है तो हर कोई जा सकता है, तो वो कॉमन प्लेस हो गया। ठीक है, उसमें ना किसी का एक का अधिकार है, वो सबका अधिकार है, सब लोग जा सकते हैं वहाँ पे। वही कहानी यहाँ पर है, ये चारों का अधिकार है, यानी चारों का रीजन है, चारों लोग यहाँ पर अपना जाके कुछ कर सकता है। ठीक है, यही एक क्या है, फिजिबल रीजन है। ठीक है, ये बाउंडेड रीजन है, इसीलिए हमें आगे करने की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ी, बस कार्नर पॉइंट्स को लिया, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज चेक किया और हमें ये डाटा मिल गया। ठीक है, अब समझ गए तरीके। ठीक है, तो बहुत बेस्ट क्वेश्चन था ये। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको खुद प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करना है और अपने कंसेप्ट को बूस्टअप करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।